हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। आज हम सभी क्लास 10th के पॉलिटी के अंतर्गत एक टॉपिक देखने वाले हैं, सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व। कि कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं, कौन कौन से कारण हैं जो सामाजिक विभाजन तय करते हैं, उनके कारण, उन समस्याओं के कारण सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। वे कौन कौन से कारण हैं? तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्वों पर। कि समाज में जो भी विभाजन देखने को मिलता है उसके कारण तो कई हो सकते हैं, कई कारण होते भी हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण हैं जिनसे सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है और सामाजिक विभाजन तय होता है। तो अगर हम मुख्य रूप से बात करें कि सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्वों में हमें 3 तत्व नजर आते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 तत्व कौन कौन से? तो पहला है स्व की चेतना व स्थानीय चेतना। स्व की चेतना व स्थानीय चेतना, ये क्या होता है? तो स्व मतलब खुद, स्वयं, और स्थानीय मतलब अपने स्थान, अपने क्षेत्र के बारे में। मतलब ये कि जब लोग या तो स्वयं के बारे में ही सोच रहे हैं या केवल अपने क्षेत्र के लोगों के हित को ही सर्वोपरि मान रहे हैं कि हम सही हैं, हमारा विकास होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में जो लोग हैं इनका विकास होना चाहिए। ये ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे पॉइंट ये हो जाता है दिक्कत कि स्वयं के बारे में विकास चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों का हित चाहते हैं, लेकिन बाहरी जो लोग हैं उनसे इनका द्वेष उत्पन्न हो जाता है। वे चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में केवल हमारे क्षेत्र के लोगों को ही विकास हो, वही लोग आगे बढ़ें, बाहरी लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं उनका आगमन हो रहा है, ये सही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो बाहरी लोग हैं उनसे विभेद करने लगते हैं ये लोग, और विभेद करेंगे, भेदभाव करेंगे तो विवाद और तनाव बढ़ेगा, और विवाद और तनाव जो है सो क्या देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है विभाजन में। तो स्व की चेतना व कह सकते हैं स्थानीय चेतना, ये भी कहीं न कहीं जो है समाज में विभाजन देखने को मिलता है। तो लोगों को चाहिए कि स्व की चेतना व स्थानीय चेतना, जो स्थानीय चेतना कहने का मतलब थॉट, सोच, ये जो हम लोग स्थानीय क्षेत्रीय क्षेत्रवाद के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग को सोच जो है, थॉट जो है, वो राष्ट्रीय स्तर पर रखना चाहिए कि हम सभी एक हैं। तो इसको लिखते हैं, तो लिखने के बाद और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा देखिए क्या बात कर रहे हैं कि सामाजिक विभाजन के मुख्य रूप से 3 तत्व हैं। पहला क्या है? पहला है स्व की चेतना, स्व की चेतना व स्थानीय चेतना, स्व की चेतना व स्थानीय चेतना। इसमें क्या बताया गया? तो इसमें लिखेंगे कि जब लोग स्वयं तथा अपने क्षेत्र के लोगों के हित माने भलाई होता है, के हित को ही सर्वोपरि मानते हैं, के हित को ही सर्वोपरि मानते हैं और अन्य बाहरी लोगों से द्वेष करते हैं। तो तनाव व विवाद से
विभाजन देखने को मिलता है, विभाजन देखने को मिलता है, विभाजन देखने को मिलता है। देखिए, समझेंगे इसको, क्या लिखा हुआ है कि जब लोग स्वयं तथा अपने क्षेत्र के लोगों के हित को ही सर्वोपरि मानते हैं और अन्य बाहरी लोगों से द्वेष करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई बाहरी लोग आए, द्वेष करते हैं, तो क्या होगा, तो वहाँ पे तनाव और विवाद देखा जाएगा। और विवाद से फिर वहाँ पे क्या मिलेगा देखने को, वहाँ पे विभाजन देखने को मिलेगा। ये क्षेत्रवाद की जो राजनीति हो जाती है, अपने क्षेत्र के बारे में केवल सोचना, अपने क्षेत्र के लोगों को ही भलाई करना, अन्य लोगों से द्वेष करना, ये कहीं न कहीं तनाव और विवाद उत्पन्न करता है। और तनाव और विवाद उत्पन्न होगा तो इससे क्या होगा, विभाजन देखने को मिलेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, अभी हम आए दिन न्यूज में भी रहता है, देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र में बिहारियों को या उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं या अन्य क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ मारपीट की गई, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। महाराष्ट्र के लोगों का सोचे कि महाराष्ट्र मराठियों का है, यहाँ पे जो बाहरी लोग आएंगे उन्हें पूरी रूप से महाराष्ट्र की संस्कृति में ढलना होगा, महाराष्ट्र की जो भाषा लिपि संस्कृति है उसे पूर्ण रूप से अपनाना होगा। ऐसा करते हैं क्योंकि सबकी अपनी भाषा, अपनी लिपि, संस्कृति होती है। और हमारे संविधान में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत का नागरिक कोई भी किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, वहाँ व्यवसाय कर सकता है, रह सकता है। लेकिन ये संवैधानिक तौर पर ऐसा नियम है, व्यवहारिक तौर पर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। महाराष्ट्र मराठियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, असम असमियों का है, बंगाल बंगालियों का है, ये सब देखने को मिलता है। और इसके कारण ही वहाँ पे अन्य लोगों से विवाद और तनाव हो जाता है। हाँ, अगर कोई बाहरी देश से लोग आते हैं और बाहरी देश से आकर के घुसपैठिए के रूप में वहाँ पे रुक जाते हैं और वहाँ की राजनीति में दखल अंदाजी करते हैं, तो वो ठीक है कि उनको चिन्हित किया जाए और उनको देश से निकाला जाए, मतलब वहाँ से हटाया जाए। लेकिन जो देश के नागरिक हैं, जो एक राज्य के नागरिक है दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उन्हें गैर समझा जा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। समस्या का मूल कारण यही है। लोगों को ये जो स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, स्वयं का चेतना है, चेतना थॉट सोच है, या अपने स्थानीय चेतना है, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सोच रहे हैं, ये स्थानीय चेतना के स्थान पे उन्हें राष्ट्रीय चेतना का उदय करना होगा, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना होगा कि हम भले पंजाब से हैं, महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, बंगाल से हैं, चाहे असम से हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। ये थॉट, ये चेतना अगर लोगों में हो जाए तो कहीं पे विवाद और तनाव देखने को नहीं मिलेगा। और विवाद और तनाव देखने को नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे विभाजन भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो कहीं न कहीं विभाजन के लिए जो उत्तरदायी है, लोग जो अलगाववाद की राजनीति शुरू कर देते हैं, अलग हो रहने की राजनीति शुरू कर देते हैं, उसमें कहीं न कहीं इसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। स्व की चेतना व स्थानीय चेतना। लोग केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, बाहरी लोग जो आएगा वो सही नहीं है। तो हमारे संविधान में तो ऐसा नियम है नहीं। हमारा संविधान तो कहता है कि कहीं भी जा सकते हैं देश के अंतर्गत। हम बाहरी देश में जाए तो ना, देश के अंतर्गत हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी रह सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। तो संवैधानिक तौर पे अलग नियम है, लेकिन व्यवहार में कुछ और ही देखने को मिलता है। तो ये समस्या है, लोगों को समझना होगा कि हम पंजाब पंजाब, बिहार बिहार, बंगाल बंगाल या महाराष्ट्र महाराष्ट्र ना करें, बल्कि हम सब एक हैं। उनके अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना जागृत होनी चाहिए और बोलना चाहिए, एक ही स्वर में बोलना चाहिए कि हम सब पहले भारतीय हैं। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो वही क्या है, स्व की चेतना व स्थानीय चेतना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे इस टॉपिक को, इस बात को, कि जब लोग स्वयं तथा अपने क्षेत्र के लोगों के हित को ही सर्वोपरि मानते हैं और अन्य बाहरी लोगों से द्वेष करते हैं, तो तनाव और विवाद से क्या देखने को मिलता है, विभाजन देखने को मिलता है। तो एक तो ये हो गया। और सामाजिक निर्धारक तत्व में भी हम लोग बात की कि मुख्य रूप से 3 है, तो 2 और कौन है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। एक हो जाएगा राजनीतिक दलों द्वारा
राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा समस्याओं को उठाने के समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के तरीके देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको समझेंगे कि अब ये कैसे समस्या उत्पन्न करता है। तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राजनीतिक दलों द्वारा समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के तरीके। देखिए, राजनीतिक दल जो होते हैं वो जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। जनता की समस्याओं को, जनता की मांगों को, या जनता की जो भी कठिनाई है, जो भी उनकी बात है, उन सभी को सरकार तक पहुंचाने का काम राजनीतिक दल करते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, तो राजनीतिक दल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। जनता की समस्याओं को, जनता की मांगों को, जनता की हर प्रॉब्लम को सरकार तक पहुंचाता है। उनके लिए आम जनता की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाता है। इसलिए इसे लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं। तो राजनीतिक दल का काम है जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। लेकिन हो क्या रहा है, राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए, अपने मत के लिए क्या करते हैं कि किसी विशेष समुदाय पर ही ध्यान देते हैं, किसी विशेष समुदाय या किसी क्षेत्र विशेष पर ही मुख्य रूप से ध्यान देते हैं और उनकी विकास की बात करते हैं, उनकी समस्या, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जबकि अन्य जो लोग हैं, अन्य समुदाय के लोग हैं, जो अन्य क्षेत्र विशेष है, वो इससे वंचित हो जाता है। राजनीतिक दल का काम है कि पूरे जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। लेकिन ये क्या करता है, ये क्षेत्र विशेष या ये किसी विशेष समुदाय की समस्याओं और मांगों को ही सरकार तक पहुंचाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिन लोगों की मांगों को, जिन लोगों की समस्याओं को सरकार तक नहीं पहुंचाया गया, उनके मन में क्या उत्पन्न होगा? भेदभाव, विभेद, ऐसी नीति उनके मन में जागृत होगी कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, विभेद हो रहा है। और जहाँ पता ही है आपको कि जहाँ विभेद उत्पन्न होगा, जहाँ भेदभाव होगा, वहाँ तनाव और विवाद देखने को मिलेंगे। और जहाँ तनाव और विवाद होगा, वहाँ तो सामाजिक विभाजन तय है। तो कहीं न कहीं विभाजन में, लोगों को बांटने में, लोगों को अलग करने में, लोगों के बीच अलगाववाद की राजनीति उत्पन्न करने में राजनीतिक दल भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए जो जो बात बोले उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे कि राजनीतिक दल जो होता है, राजनीतिक दल ये आम जनता का, इसको थोड़ा सा आप क्लियर कट लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर समझा देने का काम कर रहे हैं। जनता की जो समस्या है, जनता की जो समस्या है, जनता की जो मांग है, इन सब को सरकार तक कौन पहुंचाता है? तो इन सब को सरकार तक पहुंचाता है राजनीतिक दल। कौन पहुंचाता है? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल पहुंचाता है। जनता की समस्या हो, मांग हो, उसको पहुंचाने, सरकार तक पहुंचाने का काम राजनीतिक दल का होता है। लेकिन फिर लिखेंगे कि लेकिन जब राजनीतिक दल किसी क्षेत्र विशेष या किसी क्षेत्र समुदाय के लोगों को ही ध्यान में रखते हैं और उनका समस्या, उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो अन्य लोगों के मन में विभेद की नीति उत्पन्न होती है और वहाँ पे तनाव और विवाद देखने को मिलते हैं और वह विभाजन में बदल जाता है। तो राजनीतिक दल को चाहिए कि पूरी जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करे।
लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ऐसा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, विभाजन देखने को मिलता है। तो इस लाइन को आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा कि जनता की समस्या हो चाहे कोई मांग हो, उसको सरकार तक पहुंचाने का काम राजनीतिक दल करती है, लेकिन राजनीतिक दल ऐसा कर नहीं रही है। वो तो क्षेत्र विशेष देख रहा है, किसी समुदाय को देख रहा है अपने वोट बैंक के लिए, और इससे समस्या उत्पन्न, प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। तो ये दो हो गए, स्व की चेतना व स्थानीय चेतना। राजनीतिक दलों द्वारा समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के तरीके, इसका तरीका ही गलत है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देना। देखिए अब ये क्या समस्या उत्पन्न होगा, तो स्वाभाविक सी बात है, चलिए यहाँ पर तो राजनीतिक दल गलती कर रहा है। अगर राजनीतिक दल सही करे और आम जनता, सभी जनता जो भी पूरे जनता हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी मांगों को सरकार तक पहुँचाती है, उनके लिए आवाज़ उठाती है, लेकिन जब समस्या सरकार तक पहुँचती है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, जनता की समस्याओं पर, जनता की मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। या सरकार अगर ध्यान देती है तो यहाँ पर भी या तो किसी क्षेत्र विशेष पर ध्यान देती है या किसी विशेष समुदाय के लोगों की समस्याओं को ही सुनती है, तो भी समस्या उत्पन्न हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि सबको एक समान समझ करके सबको बराबर लेकर चलना है और सबकी समस्याओं को सुनना है, लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सरकार या तो आम जनता की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दे रही है, या फिर किसी क्षेत्र विशेष या किसी विशेष समुदाय के लोगों पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तनाव और विवाद तो देखने को मिलेंगे और वहाँ पे विभाजन होगा। तो कहीं ना कहीं विभाजन में सरकार का भी योगदान हो गया। लोगों के बीच ये जो अलगाववाद की राजनीति है, लोगों को दूर करने का जो राजनीति है, कहीं कहीं सरकार भी कर दिया अपनी गलती से। तो क्या बोले कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, ये समस्याओं को, किसकी समस्याओं को, ये जनता की समस्याओं को राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और उनकी मांगों को किस तक पहुंचाते हैं, तो सरकार तक पहुंचाते हैं। किस तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। और सरकार जो है, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर अगर ध्यान दे भी रहा है तो किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र विशेष पर। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है, विभेद होगा तो तनाव विवाद बढ़ेगा, और तनाव विवाद बढ़ेगा तो वहाँ पर विभाजन देखने को मिलेगा। साफ तौर पे लिखा गया है, देखिए क्या है, सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देना। राजनीतिक दल का काम क्या है, अभी हम लोग देखें कि राजनीतिक दल का काम है कि जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। राजनीतिक दल, वैसे तो राजनीतिक दल भी अपना वोट बैंक देखता है, भी कभी कभी समस्याओं को, सभी लोगों की समस्याओं को सरकार तक नहीं पहुंचाती है, लेकिन अगर राजनीतिक दल एक काम अगर सही से कर दे कि सभी लोगों की समस्याओं को, जो भी समस्या है, उनकी जो मांग है, वो जल्द सरकार तक पहुंचाए, तो फिर सरकार क्या करती है वो देखना पड़ता है। तो राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाती है, और लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार अगर ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर दूसरा काम क्या कर रहा है, क्या तो ध्यान दिया जा रहा है तो किसी विशेष समुदाय या किसी क्षेत्र विशेष पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अन्य लोगों
से क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा, विवाद उत्पन्न होगा, और वहां पे क्या देखने को मिलेगा? विभाजन देखने को मिलेगा। तो इसे आप सही ढंग से सजा करके लिख सकते हैं। इसी बात को केवल सजा कर लिख देना है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार का भी रोल है आम लोगों के बीच, आम जनता के बीच फूट डालने के लिए, आम लोगों को जो समस्या है उस समस्या को दूर नहीं करके उनके बीच अलगाववाद की राजनीति उत्पन्न करने में कहीं न कहीं इसका भी रोल होता है। तो हम लोगों ने देखा सामाजिक विभाजन के जो निर्धारक तत्व होते हैं, 3 प्रमुख निर्धारक तत्वों पर हम लोगों ने बात किया। कौन कौन? एक तो स्व की चेतना व स्थानीय चेतना, केवल अपने क्षेत्र, कह सकते हैं इसको, समझ सकते हैं अपनी भाषा में, क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र को ही महत्व देना और अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को रोकने का प्रयास करना, यही इसका मतलब हो सकता है। तो स्व की चेतना देख लिए, स्थानीय चेतना देख लिए। दूसरा देखे, राजनीतिक दलों द्वारा समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के तरीके, इसका तरीका ही अलग है। कुछ पर ध्यान दे रहा है, कुछ पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम तो विवाद नजर आएगा ही नजर आएगा, विभेद नजर आएगा, तनाव उत्पन्न होगा ही होगा। ये तीसरा है, सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देना। अब सरकार तक समस्या पहुंच रहा है तो सरकार भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है, गलत कर रही है, या तो ध्यान नहीं दे रही है, और ध्यान दे भी रही है सरकार तो किस पर? कुछ क्षेत्र विशेष के लोग पर या कुछ विशेष समुदाय के लोगों पर ही, अन्य लोगों पर नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो तनाव विवाद देखने को मिलेगा, और जहाँ तनाव विवाद होगा वहाँ विभाजन तय है। तो लास्ट में लिख दिया जाएगा कि उपरोक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि ये 3 प्रमुख कारण हैं जो सामाजिक विभाजन को तय करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो हम लोगों का जो टॉपिक है सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व, ये संपन्न हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपका काम होता है केवल ध्यान से सुनना और एक एक पॉइंट को नोट करना, कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उन बातों को समझना। अगर आप सही ढंग से एक एक बात सुनते हैं तो आपको कहीं पे कोई चीज़ लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर प्रश्न बनता है कि सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्वों को लिखें या इनके बारे में उल्लेख करें, तो आसानी पूर्वक अब आप कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।